स्वागत है सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 7 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि रिप्रोडक्शन का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म का अपने जैसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना। ठीक है, फिर हमने देखा कि रिप्रोडक्शन जरूरी है लाइफ की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। और जब रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए कॉपी होता है जिसमें डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसको हम कह देते हैं वेरिएशन। फिर हमने देखा रिप्रोडक्शन के कुछ हमने डिफरेंट कैटेगरी रखी, जिसमें हमने एक रखी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक रखी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स देखी, जिसमें हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का अपने जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर देना, और वो किस में अलग अलग तरह से हो सकता है वो हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स देखी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम आगे देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम अब तक जान चुके थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स मिल करके, जो कि सेम स्पीसीज के होते हैं, वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिल करके क्या करते हैं, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? अपने गैमेट्स को फ्यूज करके। मेल और फीमेल गैमेट्स यानी जर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स वो फ्यूज होते हैं और उनसे एक नया सेल बनता है जो कि ग्रो कर जाता है एक नए ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो वो होता है हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब बात ये आ रही है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो वेरिएशन होता है वो ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है सरवाइव करने में, लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक अकेला इंडिविजुअल अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट करता है ना, प्रोड्यूस करता है, जिसमें नया वाला इंडिविजुअल जो होगा उसकी नेक्स्ट जनरेशन वो प्रीवियस जनरेशन की लगभग एग्जैक्ट कॉपी होती है, जिसमें ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन वेरिएशन जरूरी भी है। फिर ये कह रहा है कि सर्वाइवल के लिए, लेकिन जब दो अलग अलग इंडिविजुअल आपस में मिलकर के एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें जो है हमें वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनकी दो अलग अलग लाइफ रही है, उन्होंने अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग एडेप्टेशन की है ना, अलग उनकी लाइफ में सिचुएशन रही, अलग अडेप्ट किया, अलग उनकी बॉडी में चेंजेस आए, अलग उनकी बॉडी में वेरिएशन आए। अब क्योंकि हमें वेरिएशन ज्यादा चाहिए होता है, तो इतना भी ज्यादा नहीं चाहिए होता कि जो नया फॉर्म सेल होगा वो सर्वाइव ही ना कर पाए, वो डेड हो जाए। क्योंकि जो नया फॉर्म सेल होगा अगर वो उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस आ जाए जो कि उसके जेनेटिक मेकअप से अलग है बिल्कुल, तो वो डेड हो जाएगा। वो उसके सिमिलर भी होने चाहिए जेनेटिक मेकअप के, लेकिन वेरिएशन भी जो भी है जितने पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा चाहिए होता है। तो वो पॉसिबल है हमारा किसमें? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। कैसे? जैसे कि भी मैंने बताया कि दो अलग अलग इंडिविजुअल, उनकी दो अलग अलग लाइफ उन्होंने जी है, उनकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशन रही, उन्होंने अपनी लाइफ में अडेप्टेशन किया है ना, अडेप्ट किया सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उनकी बॉडी में अलग अलग चेंजेस आए, अलग अलग वेरिएशन आए उनके डीएनए में। फिर उसके बाद जब उन्होंने उनके गैमेट्स फ्यूज हुए तो वो पूरा का पूरा डीएनए में क्या होता है, पूरा वेरिएशन की जो डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, वो लेकर आ जाते हैं, है ना, जर्म सेल्स में, गैमीट्स में। फिर जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो दोनों पेरेंट्स के, मेल और फीमेल दोनों के जो है पूरी लाइफ का डाटा जो कि सर्वाइवल का था वो सारा का सारा मिल जाता है और एक नया ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, जिससे कि नया डीएनए बनता है। तो दो अलग अलग डीएनए मिलके एक नया डीएनए बनता है, जिसमें दो अब डीएनए में वेरिएशन है ना। अब उनकी जनरेशन में भी डीएनए आया प्रीवियस जनरेशन से, तो उनमें भी सर्वाइवल के कुछ जो है चेंजेस हुए होंगे, उनसे आए नेक्स्ट जनरेशन में। अब जो ये नेक्स्ट जनरेशन थी, इनके जो डीएनए थे इनमें ऑलरेडी वेरिएशंस थे, अब इन्होंने अपनी लाइफ में खुद के भी कुछ वेरिएशन आए होंगे। अब उसके बाद ही दो डीएनए मिलकर के एक नया डीएनए बना, जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म बना। अब नया जो डीएनए बना उसमें दो अलग अलग डीएनए के वेरिएशंस आए, तो उसमें वेरिएशंस की अमाउंट क्या हो गई, ज्यादा हो गई, जिससे कि ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल रेट ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? अब इसमें एक चीज देखने को हमें मिलती है कि जैसे कि भी मैंने बताया कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, उनके दो अलग अलग डीएनए, है ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग डीएनए, है ना, मेल का अलग डीएनए, फीमेल का अलग डीएनए। अब वो मिलके नया डीएनए बन रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर दोनों का डीएनए मिलके एक नया डीएनए बनेगा तो ऐसा हो सकता है कि डीएनए की अमाउंट डबल हो जाए,
है ना। अब डीएनए की अमाउंट डबल हो जाएगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी इस तरीके से, तो है ना। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिसमें डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में डबल नहीं होता, उतना ही रहता है ना। जो डीएनए की अमाउंट है वो उतनी ही रहती है। अब उतनी कैसे रहेगी, पेरेंट में अपनी एक डीएनए की अमाउंट है, फादर में और मदर में अपनी एक डीएनए की अमाउंट है। अब उनकी अमाउंट अगर मिलेगी तो डबल होनी चाहिए थी अगली जनरेशन में, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि पेरेंट से मेल में से हाफ आता है डीएनए और फीमेल में से हाफ आता है, तब जाकर के मिलके वो नया डीएनए बनता है जो कि सेम अमाउंट ऑफ डीएनए रहता है पेरेंट से। अब वो उनको किस तरीके किसे वो होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं वो भी हम देखते हैं किसमें, हमारे सेल डिवीजन में, कि जो हमारा डीएनए डिवाइड हुआ है, डीएनए कंबाइन हुआ है, नया डीएनए बना, पेरेंट्स का डीएनए मिलके नया जो है अगली जनरेशन का डीएनए बना, उसमें सेल डिवीजन हमें देखने को मिलता है। और जनरली कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तब भी सेल डिवीजन होता है, तो इसलिए हमारे पास सेल डिवीजन की टाइप्स आ जाती है, माइटोसिस और मियोसिस। तो पहले हम माइटोसिस देख लेते हैं। माइटोसिस क्या है, माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो सेल्स मौजूद है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हर जगह सेल मौजूद है, तो वो जो सेल्स जब डिवाइड होते हैं ग्रोथ के लिए, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही होती है, जैसे कोई बेबी है छोटा सा है, वो ग्रो होगा, बड़ा होगा, उसका साइज बढ़ेगा, कैसे, सेल डिवीजन होकर के। तो जो ग्रोथ के लिए जो सेल डिवीजन होता है बॉडी में, पूरी बॉडी के सेल्स में जो सेल डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस। और इसमें कह रहा है कि जो एक मदर सेल है, मतलब जो पुराना सेल है, वो डिवाइड होकर के दो नए डॉटर सेल बनाता है, और जो दो नए डॉटर सेल बनते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं मदर सेल के, और आपस में भी वो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि जो मदर सेल होता है इस केस में, उसमें जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर ही तो डीएनए और जीन्स हैं। तो ये कह रहा है जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 रहते हैं। ठीक है, और जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे माइटोसिस वाले सेल डिवीजन में, वो डिवाइड होने के बाद अगले दो नए सेल्स में भी कितने हो जाते हैं, 46 और 46 ही रहते हैं। किसमें, माइटोसिस में। क्यों, क्योंकि जो पूरी बॉडी की हमारी जो सेल डिवीजन है, जैसे मान लो आंखें हैं, उसमें जो कोई मेरे सेल्स हैं आंखों के, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उस सेल में कितने, न्यूक्लियस में 46 है। अब उसके बाद वो सेल डिवीजन होगा, उस एक सेल से दो नए सेल बनेंगे, लेकिन अब जो दो नए सेल बनेंगे अगर उसमें क्रोमोसोम्स कम या ज्यादा हो जाते तो मेरी आंखों में फर्क आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। आंखें मेरी जैसी है वैसी रहेंगी, मेरे हाथ जैसे वैसे रहेंगे, मेरा पूरा शरीर जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुराना सेल था उसमें जितने क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स गए होंगे अगले नए सेल्स में। ठीक है, तभी तो बिल्कुल सेम टू सेम रहे होंगे प्रीवियस वाले सेल से, मदर सेल से। तो जो दो डॉटर सेल हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल रहते हैं, किससे, मदर सेल से, क्योंकि क्रोमोसोम्स बिल्कुल उतने ही जाते हैं। उसमें मदर सेल में 46 है, डॉटर सेल्स में दोनों में 46 हो गए। अब ये तो रही बात माइटोसिस की, जिसमें सेल डिवीजन होता है पूरी बॉडी में। ठीक है, पूरी बॉडी के हर एक सेल में जो सेल डिवीजन हो रहा है ग्रोथ के लिए, वो माइटोसिस है। लेकिन अब आती है बात किसकी, मायोसिस की, जो अभी हमने जिक्र किया था जेनेटिक मटेरियल के लिए, डीएनए की अमाउंट को हाफ करने के लिए, वो है हमारा मियोसिस। ठीक है, और ये जो मियोसिस हमारा सेल डिवीजन है, ये हमें देखने को मिलता है हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में। जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन करने की क्षमता रखते हैं, मेल के अलग रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, फीमेल के अलग रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, लेकिन उन दोनों ही में ही, मेल रिप्रोडक्टिव सेल में भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल में भी क्या होता है, एक सेल डिवीजन होता है प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं मियोसिस। और इस मियोसिस प्रोसेस में होता क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके जो स्पेसिफिक सेल्स है, हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि गैमेट्स या जर्म सेल्स, ठीक है, उनमें क्या होता है, दो कॉन्जुगेटिव डिवीजन हो जाते हैं। इसमें तो डिवीजन देखो एक ही बार हुआ, एक सेल था, दो सेल बन गए, सिर्फ एक बार डिवाइड हुआ सेल, है ना, डिवाइड होकर दो सेल बन गए। लेकिन इसमें क्या होता है, दो कॉन्जुगेटिव, लगातार दो बार सेल डिवीजन होता है, जिससे कि जो सेल डिवाइड हुआ उससे चार सेल बनते हैं नए। ठीक है, और चार सेल बनने की वजह से जो क्रोमोसोम्स थे पहले वाले सेल में वो 46 थे पेरेंट सेल में, अब जो डॉटर सेल बनी है नए, इन चारों में जो है क्रोमोसोम्स हो जाते हैं हाफ, 23 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। अब देखो जो है ये मेल सेल में 23 रह गए और फीमेल सेल में भी 23 रह गए। अब जब वो आपस में कंबाइन हुए तो दोनों का 23 और 23 मिलके कितने हो गए, 46 हो गए। इस तरह से जो नया सेल बना, जो कि आगे चल के ग्रो करके नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, एक नई जो है आगे की पीढ़ी बनेगी, उसमें भी नया बेबी चाइल्ड बनेगा, उसमें भी कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं, 46 ही रहते हैं।
ठीक है, ये कह रहा है कि पेरेंट में 46 है और चाइल्ड में 46 है। कैसे? क्योंकि जब पेरेंट्स के रिप्रोडक्टिव सेल्स कंबाइन होने वाले होते हैं, उससे पहले जब उनका सेल डिवीजन हो रहा होता है तो उसमें क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल डिवीजन कितनी बार होता है? 2 लगातार, 2 कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स में सेल डिवीजन होता है। तो 2 बार जब सेल डिवीजन होगा तो 1 से 2 बनेंगे और 2 से 4 जब सेल बनेंगे तो सब में कितने आ जाएंगे? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे। तो 46 की जगह कितने रह जाएंगे? 23 रह जाएंगे। अब मेल के 23 और फीमेल के 23 मिलके बन गए दोबारा से कितने? 46 नेक्स्ट जनरेशन में। और इसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म में जो है अगली हर जनरेशन में कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं? 46 ही रहते हैं, क्योंकि अगर हाफ ना रहते तो अगले चल के डबल हो जाते हैं, फिर और डबल, फिर और डबल। तो सोचो हजारों साल पहले जो क्या नाम है रहे होंगे ऑर्गेनिज्म, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर 46 होते तो अब की जनरेशन में हजारों साल बाद कितने क्रोमोसोम्स हो जाते? डबल होकर कितना डीएनए अमाउंट हो जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, अमाउंट हमेशा उतना ही रहता है, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स है जिनके अंदर डीएनए मौजूद होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर ही तो डीएनए मौजूद होता है, वो क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहां देखने को मिलता है? ये हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सेल है हमारा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, स्पेसिफिक सेल्स हमारे, सिर्फ उनके अंदर ये सेल डिवीजन देखने को मिलता है हमारा, मियोसिस। बाकी पूरी बॉडी में देखने को मिलेगा हमें माइटोसिस। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। अब हम आगे देखेंगे हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के जरिए, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उनके पाए जाते हैं उनके फ्लावर्स में। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर होते हैं और फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम कह देते हैं एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि जिन प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, यानी कि फ्लावर्स के अंदर मौजूद होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब देखते हैं इस फ्लावर के बारे में और फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में। तो ये कह रहा है कि जो फ्लावर होता है उसके अंदर जो है मेल पार्ट जो होता है उसके अंदर होता है एंथर और फिलामेंट, जिसको मिलाकर के कह देते हैं स्टेमन। तो ये जो एंथर और जो फिलामेंट है इसको मिलाकर के स्टेमन बनता है, और ये स्टेमन होता है प्लांट्स का मेल पार्ट। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि जो ये एंथर होता है स्टेमन के अंदर, इस स्टेमन के अंदर होते हैं मेल गैमीट्स, मेल जर्म सेल्स। ठीक है, और उनको हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। अब इसके बाद है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टिल, और पिस्टिल के अंदर आ जाते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, और उनमें पाए जाते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिनको हम कहते हैं एग सेल्स। तो प्लांट्स के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन हुए? पिस्टिल हुआ, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो स्टेमन हुआ। वहीं जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है उसको हम कह देते हैं पोलन ग्रेन्स, जो कि पाया जाता है कहाँ पे? एंथर में। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है जिससे प्रोडक्शन होता है वो होता है एग सेल, जिसको जो कि पाया जाता है कहाँ? ओवरी के अंदर मौजूद ओव्यूल्स में। क्लियर है? अब ये हमें देखना है कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन हो कैसे रहा है। तो ये कह रहा है कि जब भी ये फ्लावर किसी प्लांट का ग्रो कर जाता है, उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो ग्रो कर जाते हैं, तो जो एंथर होता है उसके अंदर से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा पर कुछ स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है जिस पर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो चिपक जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? वो पोलन ग्रेन्स अंदर कैरी होते हैं और स्टाइल से होते हुए पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं कहाँ? ओवरी में। और फिर ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, वहां पर एग सेल के साथ पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और जब पोलन ग्रेन जो कि मेल गैमीट है और एग सेल जो कि फीमेल गैमीट है वो फ्यूज होंगे तो क्या होगा? तब उस प्रोसेस को हम कह देते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कह देते हैं? फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। और फर्टिलाइजेशन में जो बनता है प्रोडक्ट वो होता है, उसे कह देते हैं जाइगोट, जो कि बनेगा आगे चल के अगली जनरेशन, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये तो हमने देख लिया कि पोलन ग्रेन्स का फीमेल पार्ट में जाना, पोलन ग्रेन्स जो कि मेल गैमीट है, जो कि एंथर में होता है मेल पार्ट में, उसका फीमेल पार्ट में जाना और एग सेल के साथ फ्यूज हो जाना, उनका फ्यूजन हो जाना मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का, इसे हम कह देते हैं फर्टिलाइजेशन। वहीं इसके बाद ये कह रहा लेकिन अगर इस पूरे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के सिर्फ एक पार्ट को ले ले, क्या? एंथर में से निकल के जो पोलन ग्रेन्स गए कहां पर? स्टिग्मा पर, है ना। मेल पार्ट के एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल कर कहां गए? फीमेल पार्ट के
स्टिग्मा पर गए तो उस स्टिग्मा पर जब ये पोलन ग्रेन जाते हैं, सिर्फ इतने से ही पार्ट को कि पोलन ग्रेन के एंथर से स्टिग्मा पर जाना, इस प्रोसेस को हम कह देते हैं पोलिनेशन। क्या कह देते हैं? पोलिनेशन कह देते हैं। अब ये कह रहा है कि जो पोलिनेशन होता है ये भी दो टाइप का होता है। एक पोलिनेशन होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। अभी सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन क्या है? सेल्फ का मतलब होता है खुद से और क्रॉस का मतलब है किसी और के साथ। तो ये कह रहा है कि जब भी कोई फ्लावर सेल्फ पोलिनेशन कर ले तो उस मतलब अपने पोलन ग्रेन्स, अपने एंथर के पोलन ग्रेन्स अपने स्टिग्मा पर ले जाए तो उसे कह देंगे सेल्फ पोलन ग्रेन्स। वहीं अगर पोलन ग्रेन्स एंथर के किसी और फ्लावर में चले जाएं तो उसे हम कह देंगे क्रॉस पोलिनेशन। अब ये होता कैसे है? देखो, जो फ्लावर्स होते हैं ना वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्या है? यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है यूनी, यूनी मतलब एक, जानते हैं ना हम सभी, यूनी का मतलब होता है एक होता है और बाई का मतलब होता है दो। तो इसका मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेक्सुअल पार्ट है, यानी कि या तो मेल पार्ट है या फिर फीमेल पार्ट है, उनको कह देते हैं हम यूनिसेक्सुअल। वही बाइसेक्सुअल फ्लावर कह देते हैं हम उन फ्लावर्स को जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि सेल्फ पोलिनेशन होगा कि उसी फूल के पोलन ग्रेन्स, उसी फूल के एंथर के पोलन ग्रेन्स उसी फूल के स्टिग्मा पर जाकर चले जाएं, है ना, तो उस पोलिनेशन को हम क्या कहेंगे? उस पोलिनेशन को सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। अब ऐसा फूल जो कि यूनिसेक्सुअल है, जिसके पास या तो सिर्फ मेल पार्ट है या सिर्फ फीमेल पार्ट है, तो क्या उसको सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कैसे होगा? जब उसके पास या तो मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, तो उसी फूल के अंदर पोलिनेशन कैसे हो जाएगा? जबकि पोलिनेशन का मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पे जाना। अब उसके पास अगर मेल पार्ट है सिर्फ, तो उसके पास सिर्फ पोलन ग्रेन्स है, फीमेल पार्ट नहीं है, तो वो अपने उसके पोलन ग्रेन्स कहाँ जाएंगे? किसी और फूल के फीमेल पार्ट पर जाएंगे, तो उसे हम क्या कह देंगे? क्रॉस पोलिनेशन कह देंगे। वहीं अगर उसके पास फीमेल पार्ट है सिर्फ, तो उसके पास पोलन ग्रेन्स नहीं है, तब पोलन ग्रेन उसके पास किसी और से आएगा, तब उसे भी क्रॉस पोलिनेशन ही कहेंगे। क्योंकि दोनों ही केस में क्या हुआ, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, चाहे उसके पास मेल पार्ट है चाहे फीमेल पार्ट है, दोनों ही केस में क्या हुआ है? पोलन ग्रेन्स या तो किसी और फूल पर गए हैं या पोलन ग्रेन्स किसी और फूल से आए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। वही सेल्फ पोलिनेशन मैंने कहा कि वो पोलिनेशन होगा जिसमें पोलन ग्रेन्स उसी फूल के एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा पे आए। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा ना जब कोई फ्लावर क्या हो? बाइसेक्सुअल हो। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर के पास ही मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर ही सेल्फ पोलिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो सेल्फ पोलिनेशन नहीं कर सकते। वहीं जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो तो यूनिसेक्सुअल भी कर सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी कर सकते हैं, क्योंकि भले इसके पास दोनों पार्ट हो, मेल और फीमेल, बाइसेक्सुअल फ्लावर के पास, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि इसके पोलन ग्रेन्स सिर्फ इसी स्टिग्मा पर जाएंगे, इसी फ्लावर के मेल पार्ट के पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पर जाएंगे, जरूरी थोड़ी है। क्या पता इसके पोलन ग्रेन्स किसी और के पास चले जाए, क्योंकि पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते कैसे हैं? या तो कोई तेज हवा चल जाए, तब उस टाइम पर ही पोलन ग्रेन्स जो है, जो कि बहुत ही लाइट सब्सटेंस होते हैं, येलो कलर के होते हैं, पाउडरिश फॉर्म में होते हैं ये। ठीक है, तो वो जो है कभी कभी आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपने किसी फूल को छुआ और आपके हाथ पर कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा येलो पाउडर लग गया, तो वो मेल गैमीट्स होते हैं, फ्लावर के पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो पोलिनेशन होता है ये होता कैसे कि या तो तेज हवा चल जाए जिसमें पोलन ग्रेन्स उड़ के किसी और फूल पर चली जाए, या फिर कोई इंसेक्ट ऐसा आकर फ्लावर पे बैठ जाए जिससे कि पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर चिपक जाए, उसके पैरों पे या उसकी बॉडी से, और फिर वो ये इंसेक्ट जो है किसी और फ्लावर पे जाके बैठ जाए, तब वो पोलन ग्रेन्स क्या कर दिए? उस इंसेक्ट ने ट्रांसफर कर दिए। तो किसी भी जरिया कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह से जो है पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो सकते हैं। अब फिलहाल हमने क्या समझा कि हमने ये समझा कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट्स के, वो क्या होते हैं? फ्लावर होते हैं। फ्लावर्स में ही होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, प्लांट्स के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो कौन है? उनमें वो फ्लावर में मौजूद होते हैं, और ऐसे पेड़ जिनमें फ्लावर होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। फिर ये कह रहा है जो डिफरेंट पार्ट होते हैं फ्लावर के, उसमें स्टेमन होता है, पिस्टिल होती है, पेटल होते हैं और सेपल होते हैं, है ना। स्टेमन क्या हुआ? हमारा मेल पार्ट जिसमें एंथर और फिलामेंट है। पिस्टिल क्या हुई? फीमेल पार्ट प्लांट की, जो जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है।
ठीक है। पेटल्स होते हैं हमारी फूल की पत्तियां और सेपल्स होते हैं वही जो नीचे हरी पत्तियां लगी रहती है, फूल के नीचे देखा होगा ना आपने, लगी रहती है छोटी छोटी सी पत्तियां, वो पेटल्स सेपल्स कहलाती है, ठीक है। और पेटल होती है फूल की पत्तियां। फिर जो स्टेमन है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि येलोइश होते हैं कलर में और थोड़े पाउडरिश होते हैं, और इनमें क्या होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं। फिर ये कह रहा है कि हर स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट सपोर्ट करता है एंथर को और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा पिस्टिल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये प्रेजेंट होता है सेंटर में, फ्लावर के सेंटर में हमेशा पाया जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एंथर जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो थोड़ा साइड में रहेंगे अगर बाइसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल है तो मेल भी जो है सेंटर में पाया जाएगा। फिर ये कह रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के तीन पार्ट होते हैं, पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। वहीं जो ओवरी होती है उसके अंदर होते हैं ओव्यूल्स जिसमें पाए जाते हैं एग सेल जिन्हें कहते हैं फीमेल गैमीट्स। अब ये हमने जाना फ्लावर के बारे में, और फिर हमने पढ़ा कि फ्लावर के अंदर कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन होता है, और फ्लावर के कितने टाइप्स होते हैं। अब इनके जो है नोट्स हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हमने समझा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो कि होता है फ्लावर्स में, और फ्लावर्स में मौजूद होते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और पूरी तरह हमने फ्लावर के बारे में जाना कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, उनमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मेल गैमिट्स कहाँ होता है, फीमेल गैमिट कहाँ होते हैं, और किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स के अंदर। फिर फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें एक प्रोसेस आता है पॉलिनेशन, एक स्टेप होता है पॉलिनेशन का। वो पॉलिनेशन की भी हमने टाइप देखी, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। और फिर हमने देखा कि जो फ्लावर होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो देखते हैं इन चीजों के एक बार, जब भी हमने समझा इनके कुछ नोट्स देख लेते हैं कि जैसे कि फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स में हमने देखा कि जो मेल जर्म सेल्स होते हैं, यानी कि जो मेल गैमेट्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो कि पोलन ग्रेन से प्रोड्यूस होते हैं, वो फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, है ना, किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ मिल जाते हैं, जो कि कहां प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। ओव्यूल कहां होता है, ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसके अंदर होता है फीमेल गैमेट। तो ये मेल जर्म सेल, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और इस फ्यूजन को हम क्या कह देते हैं, इस जर्म सेल के फ्यूजन को हम कह देते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता है जाइगोट, और जो जाइगोट क्या करता है, जाइगोट के अंदर कैपेबिलिटी है, क्षमता है ग्रो करने की इनटू अ न्यू प्लांट, मतलब ये जाइगोट ही ग्रो करके बन जाता है आगे चल के एक नया प्लांट अंडर सुइटेबल कंडीशन, ठीक है। अब फिर हमने देखी थी टाइप्स ऑफ फ्लावर। टाइप्स ऑफ फ्लावर में हमने देखा यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें हमने देखा जो यूनि है, यूनि मतलब एक और बाई मतलब दो। तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसके अंदर मतलब क्या हुआ कि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर या तो स्टेमन होगा मेल पार्ट, ठीक है, या फिर पिस्टिल होगा फीमेल पार्ट, इन दो में से कोई एक ही होगा, जिसके पास सिर्फ एक ही इन दोनों में से है ना, जिस फ्लावर के पास मेल और फीमेल में से कोई एक ही पार्ट है वो होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जैसे कि वाटरमेलन या पपाया। वहीं ऐसे फ्लावर जिनके पास दोनों है, बाई मतलब दोनों, है ना, तो दोनों सेक्सुअल पार्ट है, तो ऐसे फ्लावर जिनके पास मेल पार्ट भी है स्टेमन और फीमेल पार्ट भी है पिस्टिल, ऐसे फ्लावर्स को हम कह देते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, जैसे कि मस्टर्ड हो गया या हिबिस्कस हो गया, ठीक है। तो ये थी बात फर्टिलाइजेशन की और यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। अब देखेंगे हम पोलिनेशन के बारे में। और पोलिनेशन जैसे कि भी हमने देखा कि पोलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब किसी फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर क्या चला जाए, एंथर जो कि एक मेल पार्ट का, स्टेमन का पार्ट है एंथर, उसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स जिसमें होता है मेल गैमीट, वो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाए कहां पर, स्टिग्मा पर, फीमेल पार्ट पर जो है ट्रांसफर हो जाए। इस ट्रांसफर होने को हम क्या कह देते हैं, पोलिनेशन कह देते हैं। फर्टिलाइजेशन तो पूरा प्रोसेस था कि जो मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूज होना वो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है ओवरी के अंदर, है ना। लेकिन जो मेल गैमीट का यानी कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा पर, फीमेल पार्ट के पिस्टिल की स्टिग्मा पर, सिर्फ इस ट्रांसफर होने को, एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर होने को कह देते हैं हम क्या, पोलिनेशन। और ये पोलिनेशन भी होता है दो टाइप्स का, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ मतलब खुद से, क्रॉस मतलब किसी और के साथ, और सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है खुद से,
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जो एंथर से जा रहे हैं स्टिग्मा पर जा रहे हैं वो सेम फ्लावर के हों, मतलब एंथर भी उसी फ्लावर का हो और स्टिग्मा भी उसी फ्लावर का हो, है ना। और ये कब पॉसिबल है, जब एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, मतलब उसी सेम फ्लावर के मेल पार्ट के एंथर से जो पोलन ग्रेन्स है वो चले जाए उसी फूल के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर, तो हम उसे क्या कह देंगे, सेल्फ पोलिनेशन कह देंगे। अब क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब दोनों पार्ट हो, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर ही कर सकते हैं सेल्फ पोलिनेशन। फिर वही बात आती है क्रॉस पोलिनेशन की, और क्रॉस पोलिनेशन है कि अगर एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स चले जाए किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पर, तो अब उनसे क्या कह देंगे, क्रॉस पोलिनेशन कह देंगे। तो क्रॉस पोलिनेशन क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर, एक फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, किसी और फूल के स्टिग्मा पर चले जाए, तब हम उसे क्या कह देंगे, क्रॉस पोलिनेशन कह देंगे। अब क्योंकि इसमें जो पोलन ग्रेन्स है वो एक फूल से दूसरे फूल में जा रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता फूल यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों ही फ्लावर्स कर सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो ये थी बात पोलिनेशन की और इसके टाइप्स की, सेल्फ पोलिनेशन की और क्रॉस पोलिनेशन की। अब यहां से हम यहां तक हम समझ चुके हैं फर्टिलाइजेशन तक, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि मेल गैमीट्स का फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो जाना, मेल गैमीट पहले ट्रांसफर होगा और फिर ओवरी के अंदर मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप समझेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है जर्मिनेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद का स्टेप है जर्मिनेशन। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा था कि पोलन ग्रेन्स आते हैं और ओवरी के अंदर मौजूद जो ओव्यूल होते हैं उनके अंदर होता है एग सेल, उनके साथ फ्यूज हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स से मेल गैमीट्स, ठीक है। तो जैसे ही मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ यानी कि जो एग सेल है उसके साथ फ्यूज हो जाते हैं तो बनता है जाइगोट। वो कहाँ बन रहा था, ओवरी के अंदर बन रहा था फर्टिलाइजेशन में, है ना। तो होता क्या है कि जब ये ओवरी के अंदर जाइगोट बन जाता है उसके बाद ये जाइगोट जो है डेवलप होता है किसमें, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो के ऊपर बन जाती है एक टफ कोट। देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स, क्योंकि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ग्रो कैसे करता है, वो सेल डिवीजन होने के बाद ग्रो करता है ना। तो क्या होता है, शुरुआत में सब एक सेल होते हैं, फिर वो सेल क्या करता है, डिवाइड होना शुरू होता है, मल्टीप्लाई होना शुरू होता है, एक सेल से दो सेल, दो से चार, इस तरीके से सेल्स डिवाइड होना शुरू होते हैं और इस तरीके से वो जो सेल है वो ग्रो होना शुरू होता है और ऑर्गेनिज्म ग्रो होना शुरू होता है। तो ये कह रहा है इसी तरीके से जाइगोट भी एक सेल बना, सिंगल सेल, है ना। जो मेल गैमीट था वो भी एक सिंगल सेल था और जो एग सेल था फीमेल गैमीट वो भी एक सिंगल सेल था, दोनों मिले एक सिंगल सेल नया बना जाइगोट, जो कि जो है फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो कि नया जो है प्लांट में या नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो होता है, सब ऑर्गेनिजम्स में। तो ये कह रहा है वो ग्रो कैसे होता है, जो जाइगोट होता है ये डिवाइड होता है, कई बार ये एक सिंगल सेल डिवाइड होता है कई अलग अलग सेल्स में और फॉर्म कर लेता है क्या, एम्ब्रियो। मतलब एक सिंगल सेल है जाइगोट, वो डिवाइड होना शुरू होगा और एक ग्रुप ऑफ, एक बॉल ऑफ सेल बन जाएगा, उसमें बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे जिसे हम क्या कह देंगे, एम्ब्रियो का नाम दे देंगे। फिर ये कह रहा है कि जो एम्ब्रियो होता है ये भी ओव्यूल के अंदर ही बनता है, जाइगोट वही ओवरी के अंदर ओव्यूल, उसके अंदर रहते रहते वो जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, वो डिवाइड हो करके, ठीक है। मतलब जो सेल था जाइगोट वो डिवाइड हो करके मल्टीपल सेल से एक ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है जिसको हम कह देते हैं एम्ब्रियो, ठीक है, वही ओवरी के अंदर ही। फिर क्या हो रहा है, ये जो ओव्यूल है ये डेवलप करता है टफ कोट, मतलब एक हार्ड कोटिंग बन जाती है। जैसे कि हम सभी जानते होंगे, हमने फ्रूट्स खाए होंगे तो उसके जो सीड होते हैं उन पर एक टफ कोटिंग रहती है, एक हार्ड लेयर रहती है, वो यही ओव्यूल बना लेता है। ओव्यूल जो होता है ओवरी के अंदर फ्लावर में वो टफ कोट बना लेता है, ठीक है, और ग्रेजुअली कन्वर्ट के हो जाता है किसमें, सीड में, और फिर किसमें बदल जाता है, बीज में बदल जाता है, ठीक है। और जो ओवरी होती है पूरी वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट में। वो ओवरी जो है तेजी से डेवलप होना शुरू होती है, बहुत तेजी से, और तेजी से पकना शुरू हो जाती है, और ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। मतलब जो फ्लावर का पार्ट है, जो फ्लावर का पार्ट है ओवरी, वही आगे चल के क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। और बाकी सारे मीनवाइल इस दौरान जब ये प्रोसेस हो रहा होता है ओवरी के अंदर ओव्यूल में, जब ये जाइगोट कन्वर्ट हो रहा होता है एम्ब्रियो में, और जो ओव्यूल है वो हार्ड एक कोटिंग लेयर बना रहा होता है, और जो ओवरी है
वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। इस दौरान क्या होता है कि ये जो एंथर है, फिलामेंट है ना, स्टेमन मेल पार्ट, जो पेटल है फूल की पत्तियां, सेपल है ये हरी पत्तियां, और जो फीमेल स्पिस्टिल का जो फीमेल पार्ट का जो स्टिग्मा और स्टाइल है, स्टिग्मा और स्टाइल, ये भी, ये सब क्या हो जाता है, ये सब सूख के, ये सब पार्ट्स प्लांट फ्लावर के नीचे झड़ जाते हैं ना, नीचे गिर जाते हैं, सूख के नीचे गिर जाते हैं। बचता है क्या, सिर्फ ओवरी, है ना। इस पूरे फ्लावर में सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ ये ओवरी वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। बाकी ओवरी से ऊपर फीमेल पार्ट, स्टाइल, स्टिग्मा, मेल पार्ट दोनों, पेटल, फूल की पत्तियां, सेपल, हरी पत्तियां, सब सूख के झड़ के नीचे गिर जाएंगे, और क्या बचेगा, ओवरी बचेगी। फिर ये ओवरी कह रहा है कि इस ओवरी के अंदर ही क्या हो रहा है इस दौरान, अब से ये सब तो सूख के गिरते जा रहे हैं, और जो ओवरी है, क्योंकि ओवरी क्या कर लेती है, सारा न्यूट्रिशन खींच लेती है, क्योंकि जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड है ना। एकदम से सेल डिवाइड होना शुरू हो गई, एकदम से एक ऑर्गेनिज्म ग्रो होना शुरू हो रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होती है। तो ये फ्लावर का जो पार्ट होता है, जितनी भी एनर्जी पीछे से आ रही होती है सप्लाई, वो पूरी की पूरी अपने अंदर खींच लेता है, और इन तक कोई एनर्जी नहीं जाती। तो क्या होता है कि सारे बाकी के सारे पार्ट्स क्या होते हैं, सूख के नीचे गिर जाते हैं, सिर्फ ओवरी बचती है। और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर वो जाइगोट जो था वो कन्वर्ट हो रहा था किसमें, एम्ब्रियो में, ठीक है। और जो ओवरी होती है एम्ब्रियो में कन्वर्ट, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर जो जाइगोट था वो कन्वर्ट हुआ एम्ब्रियो में। और वो जो एम्ब्रियो होता है उसके ऊपर जो ओव्यूल है वो एक टफ लेयर की जो है कोटिंग बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, जिसको हम कह देते हैं सीड्स, बीज बन गया अब ये, है ना। और जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट में। अब आगे क्या होता है कि आगे इसके बाद जब ये सब झड़ जाते हैं और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो मौजूद होता है। उस सीड के अंदर क्या मौजूद है, एम्ब्रियो मौजूद है। एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो एक अगली जनरेशन का एक बेबी पार्ट है, एक तरीके से बेबी प्लांट, एक तरह से, जो भी आगे चल के प्लांट बनेगा, जो कि जाइगोट जो है सेल डिवीजन होने की वजह से किसमें कन्वर्ट हो गया था, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया था फर्टिलाइजेशन होने के बाद। तो ये कह रहा है कि जो सीड होता है इसके अंदर होता है ये फ्यूचर प्लांट हमारा, जो कि मैंने बताया एम्ब्रियो, और यही डेवलप होता है किसमें, आगे चलकर एप्रोप्रिएट कंडीशन, मतलब सही उपजाऊ जमीन हो, पानी हो, टेम्परेचर हो, सब कुछ एप्रोप्रिएट हो, जो जैसा चाहिए वैसा हो, ठीक है। कंडीशंस, उपजाऊ जमीन हो, मिट्टी अच्छा हो, है ना, मिट्टी अच्छी हो, टेम्परेचर अच्छा हो, ना कम ना ज्यादा, जो टेम्परेचर चाहिए वैसा हो, है ना, उस प्लांट को जैसे टेम्परेचर चाहिए वैसा टेम्परेचर हो, पानी जितना चाहिए उतना हो, ना कम हो ना ज्यादा हो। तो एप्रोप्रिएट कंडीशन में ये जो इस सीड के अंदर, इस ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओवरी तो फ्रूट बन गया, उसके अंदर ओव्यूल है जो कि सीड बन गया, उस सीड के अंदर ये हमारा फ्यूचर प्लांट है जिसको हम एम्ब्रियो कह रहे हैं। और वो एम्ब्रियो कैसे बना था, जाइगोट से एम्ब्रियो बना था, सेल डिवीजन हो करके। अब ये कह रहा है ये जो एम्ब्रियो होता है यही आगे चल के एप्रोप्रिएट कंडीशन के अंदर डेवलप हो जाता है सीडलिंग में, यानी कि नए पौधे में, और जो आगे चल के पूरा नया बड़ा प्लांट बन जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को मतलब कि बाकी सारे प्लांट्स का झड़ के नीचे गिर जाना, ओवरी का फ्रूट बन जाना, और ओवरी के अंदर ओव्यूल का सीड बन जाना, उसके अंदर जाइगोट बनना, जाइगोट का जाइगोट के बाद क्या बन जाना, एम्ब्रियो बन जाना, एम्ब्रियो। और उस एम्ब्रियो का फिर जब हम उस बीज को कहीं मिट्टी में या तो हम दबा दें या वो अपने आप किसी मिट्टी में दब जाए, उस एम्ब्रियो का फ्यूचर प्लांट मतलब एक नया प्लांट बन जाना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कह देते हैं हम, जर्मिनेशन कह देते हैं, कि जो बीज है वो क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया। अब ये होता कैसे है, देखो कि हम सभी जानते हैं जो पेड़ है उसको जो है न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और वो अपने न्यूट्रिएंट्स कहां से लेता है, सोइल से लेता है, रूट्स की मदद से, है ना। लेकिन ये कह रहा है कि जब तक वो पेड़ अपनी जड़ें नहीं बना लेता तब तक वो न्यूट्रिएंट्स कहां से लेगा, एक बार जड़ें निकल गई तब तो फिर वो जड़ों की मदद से अपनी सोइल में से क्या ले लेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, वाटर मिनरल सब ले लेगा, है ना। लेकिन जब तक रूट्स नहीं निकल रही तब तक उसे न्यूट्रिएंट्स कहां से मिल रहे हैं। तो जब बीज होता है ना, देखो ये उसका एक डायसेक्शन पार्ट है, दिखा रखा डायसेक्शन डायग्राम बना रखा है सीड का। उसमें सीड में अंदर क्या होता है, सीड में जो उसके चारों तरफ जो लेयर है जो कि बनाई थी ओव्यूल ने, वो क्या बना लेता है, कोटी, उसे हम कह देते हैं कोटिलेडोन, ठीक है। और इसी कोटिलेडोन के अंदर होता है फूड स्टोर, मतलब ये कह रहा है जब ये सीड बन रहा होता है तो उसमें बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी में, बहुत ज्यादा अमाउंट में फूड एनर्जी जो है स्टोर हो जाती है, किसके अंदर, सीड्स के अंदर। किस फॉर्म में, कोटिलेडोन की फॉर्म में, दोनों तरफ, उसके चारों तरफ, ठीक है। और उसके अंदर मौजूद होते हैं हमारे ये पार्ट प्ल्यूम्यूल और रेडिकल। और ये जो प्ल्यूम्यूल होता है ये आगे चल के ग्रो करके बन जाता है इसमें से
ये कोटिलेडोन को यूज करते रहते हैं, इसमें से न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं, और कोटिलेडोन से न्यूट्रिएंट्स लेकर के, और जो प्लूम्यूल है ऊपर का पार्ट वो एरियल पार्ट बन जाता है, शूट पार्ट बन जाता है, ग्रो कर जाता है स्टेम में, फिर लीव्स में, है ना, टहनियों में, पत्तियों में, और जो नीचे का पार्ट है हमारा रेडिकल, ये ग्रो करके बन जाती है जड़ें। और इन ये रेडिकल जो है जड़ें बनने के लिए, प्लूम्यूल ऊपर की टहनी बनने के लिए, मिट्टी से ऊपर का प्लांट का पार्ट बनने के लिए, ये जब तक जो है बनते हैं तब तक इन्हें न्यूट्रिएंट्स कौन दे रहा है? ये कोटिलेडोन दे रहा है, क्योंकि इसी के अंदर फूड स्टोर होता है। ठीक है, एक बार इसने कोटिलेडोन का सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिया और रेडिकल रूट्स बन गई, प्लूम्यूल शूट बन गया, ऊपर एरियल पार्ट बन गया, तो ये रूट्स में से जो है न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देगा, और ऊपर की पत्तियां फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगी और अपना न्यूट्रिएंट बनाना शुरू कर देगी, और फिर वो प्लांट ग्रो करता चला जाएगा और बड़ा प्लांट बन जाएगा। लेकिन जब तक कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है तब तक उसे न्यूट्रिएंट्स कौन दे रहा है? कोटिलेडोन दे रहा है। इस कोटिलेडोन के अंदर ही क्या हो रहा है, मतलब एक कोटिलेडोन के अंदर क्या, यूं मान लो कोटिलेडोन ही क्या है, एक तरीके से फूड की सप्लाई है। कोटिलेडोन क्या है, वो एक तरीके से अंदर, उसके अंदर क्या है, फूड स्टोर है। बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी और बहुत हाई एनर्जी का फूड जो है अच्छी खासी अमाउंट में मौजूद होता है, जिससे कि जो ये प्लूम्यूल और रेडिकल ये क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा प्रोसेस किसका? जर्मिनेशन का। इस तरीके से जो बीज है मिट्टी में दबने के बाद वो क्या हो जाता है, फूटता, उसमें से नया पौधा बन जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने बीज जो है मिट्टी में बो दिया और फिर जो वो मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। शुरुआत में वो न्यूट्रिएंट्स कहां से ले रहा है, फूड सप्लाई कहां से ले रहा है? कोटिलेडोन से। उसके बाद एक बार वो ग्रो कर गया तब वो न्यूट्रिएंट्स कहां से ले रहा है? सोइल में से ले रहा है, और फोटोसिंथेसिस वगैरह फिर ग्रो करने के बाद तो कर ही रहा है, अपना फूड खुद बना ही रहा है। प्लांट्स जिस वजह से हम प्लांट्स को ऑटोट्रोफिक कह देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था हमारा जर्मिनेशन का, जिसमें हमने देखा कि शुरुआत में कैसे कैसे जो है हमारा सारे के सारे पार्ट्स हमारे फ्लावर के झड़ गए, नीचे गिर गए, सिर्फ क्या बचा? ओवरी बचा। ओवरी के अंदर ओव्यूल में जो जाइगोट हुआ था, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट बनना था जाइगोट, वो कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो में और नए फ्यूचर प्लांट में, और उसके ऊपर जो ओव्यूल है उसने बना ली एक टफ लेयर कोटिंग, जिसे हमने कह दिया सीड। उस सीड का ये हमने पढ़ा, सीड के अंदर क्या क्या होता है? कोटिलेडोन होता फूड पार्ट, रेडिकल बनता रूट, और प्लूम्यूल बनता शूट पार्ट। और ये डायग्राम हमेशा एग्जाम में कई बार देखने को मिला, और इस तरीके से डायग्राम बना करके लिख देंगे ए बी सी, और कहेंगे ये तीनों कौन कौन है, ए बी सी, और ये आगे चल के किस में कन्वर्ट होता है, किसका क्या फंक्शन है। ठीक है, फिर इसके अलावा हमने क्या देखा कि ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसी के साथ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होता है कंप्लीट, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स।